गत 3 दिन परेको लगातार पानीको कारणले चारैतिर व्यापक रूपमा नोक्सान पुर्याएको छ। यस्तै नोक्सान पुर्याउने क्रममा सिलिगुडीमा पनि व्यापक रूपमा पानीले नोक्सानी पुर्याएको छ। बालासन पुल पनि उक्त पानी झरीको चपेटमा परी नोक्सानीमा पुगेको छ। पुलमा यसरी नोक्सान पुगेपछि ठूला वाहनहरू पुलमाथि भएर चलाचल गर्न बन्द गरिएको छ भने अर्कोतिर सिलिगुडी अनि बागडोग्रा पानी ट्याङ्कीको बीचको यातायातमाथि धेरै समस्या उत्पन्न भइरहेको छ। आज यसै विषयमाथि जानकारी लिन भारतीय जनता पार्टीका दार्जिलिङ सांसद राजु विष्टले बालासन पुलको स्थलगत रूपमा भ्रमण गर्दै स्थितिको जायजा लिएका छन्। सांसद राजु विष्टसँग मतिगढा नक्सलबारी क्षेत्रका विधायक आनन्दमय ब्राह्मण पनि उपस्थित रहेका थिए। सम्पूर्ण नोक्सानीबारे जायजा लिएपछि सांसद राजु विष्टले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै विस्तृत रूपमा बताएका छन्। थोड़ा उधर चलें बीच में। जो 60 साल में बना हुआ ब्रिज। अच्छा, ब्रिज के बारे में मैं बात करूंगा। उससे पहले एक दो जानकारी मैं आपके सामने आपके माध्यम से दार्जिलिंग सिलीगुड़ी की जनता के समक्ष रखना चाहूँगा। पहली बात तो हिंदुस्तान ने जो असंभव था उसको संभव करके दिखाया है और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 100 करोड़ वैक्सीनेशन का जो ड्राइव का जो टारगेट था उसको हिंदुस्तान ने पूरा करके दिखाया है। इसको लेकर के बहुत सारी राजनीति हुई, बहुत सारे नेता ये मानने को तैयार नहीं थे कि भारत ऐसा कर सकता है, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है उसने यह असंभव काम को संभव करके दिखाया है। इसके लिए जितने भी हेल्थ वर्कर है, कोविड वॉरियर है, यहाँ तक कि ये लड़ाई मैं ये कहना चाहूँगा स्टेट और केंद्र सब लोग मिल कर के लड़े हैं, उस वजह से ये काम संभव हुआ है। मैं प्रधानमंत्री जी से लेकर के मुख्यमंत्री जी से लेकर के जितने भी लोग हमारे जो सोशल वर्कर से लेकर के हेल्थ वर्कर से लेकर के जो भी इस वैक्सीनेशन ड्राइव में जुड़े थे, मैं उन सबको आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूं। यहाँ पे मैं अभी इस समय आपके सामने खड़ा हूं। ये बड़ी दुखद घटना है। ये जो रोड है, ये रोड अभी NHAI ने PWD को स्टेट को दिया हुआ है मेंटेनेंस के लिए और रिपेयर के लिए। 1964 का बना हुआ ब्रिज न कभी मेंटेनेंस पे जाता है न कभी रिपेयर होता है, और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का तो मुझे लगता नहीं यहाँ हमारे इंजीनियर को पता भी होगा ऐसा भी कुछ होता है। सो इस वजह से ये घटना घटी है, बहुत दुखद है। लेकिन मैं आपके माध्यम से सिलीगुड़ी के जनता को ये बता देना चाहता हूँ, जो हुआ सो हुआ। मुझे लगता है ये भी अच्छे के लिए हुआ। अभी तो एक बार टेम्परेरी, क्योंकि यहाँ पे जो पोल है 10-10 मीटर के गैप में पोल है, बीच का एक पोल गिरा है, इस वजह से पूरा 20 मीटर का जो है जो एरिया है उसके ऊपर में एक बेली ब्रिज बनेगा। बेसिकली ये प्री फैब्रिकेटेड जो है लोहे का एक जो स्ट्रक्चर बनेगा और वो पुल के नीचे लगाया जाएगा, जिसके कारण सारा वजन उस पर आएगा। और जो अभी 260 मिलीमीटर नीचे धंसा हुआ है जो एक पोल बीच का, उस पे लोड ना आकर के वो बेली ब्रिज के ऊपर में पूरा जो है भार आ जाएगा। और मुझे लगता है ये अगले 25 दिन में तैयार हो जाएगा और 25 दिन बाद जो है सुचारू रूप से यहाँ पे गाड़ियाँ चलना शुरू होगी। कल ही मेरी NHAI के लोगों से भी और मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवेज उनसे भी बात हुई थी। वो स्वयं भी आए थे, उन्होंने भी देखा है। PWD के साथ इंजीनियर मिल करके एक ये टेम्परेरी अरेंजमेंट किया है जो 25 दिन में तैयार हो जाएगा और सुचारू रूप से एक बार ट्रैफिक चालू हो जाएगा। क्योंकि पुराना ब्रिज है, इसमें कुछ भी हम जैक लगा करके एडिशनल कुछ भी नहीं कर सकते, वो टेक्नोलॉजी पुरानी होने के कारण वो संभव नहीं है। लेकिन ये एक बार बेली ब्रिज बनने के कारण ये एक बार काम शुरू हो जाएगा। दूसरी अच्छी बात ये है कि बालासन नदी से लेकर के सेवक तक 12.4 किलोमीटर का फुल्ली एलिवेटेड रोड बनना है 4 लेन का,
ज़्यादातर एलिवेटेड रहेगा, थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं डाउन होगा, मैक्सिमम जो है एलिवेटेड रहेगा। और ये पूरी जो 4 लेन की सड़क बनेगी, 1000 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा इसके ऊपर में आएगा और पूरा केंद्र सरकार ये खर्चा उठा रही है। और ये जो ब्रिज है बालासन ब्रिज, इसका भी एक अल्टरनेटिव ब्रिज बनेगा इसके बगल में, वो 3 लेन का ब्रिज होगा। और आगे जाकर के ये 12.5 किलोमीटर में जो महानंदा नदी पड़ती है उसका भी एक अल्टरनेटिव ब्रिज बनेगा, वो भी 3 लेन का होगा। तो जब ये बालासन का अल्टरनेटिव 3 बनेगा, बाद में ये भी तोड़ करके इसको भी 3 लेन की और जो है पुल बनेगा, यानी 2 ब्रिज बनेंगे 3 लेन के, यानी 6 लेन की 2 ब्रिज हो जाएगी। और पूरा रोड जो है 4 लेन का होगा। 50 साल बाद कभी जाकर के 4 लेन को 6 लेन में कन्वर्ट करना पड़ा तो ब्रिज यूं का यूं काम में आ जाएगा। उस बात को ध्यान में रखते हुए इंजीनियर ने ये डिसाइड किया है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी उपलब्धि जो है सिलीगुड़ी की जनता के लिए होगी। बालासन से लेकर के सेवक तक का फुल्ली एलिवेटेड लेन सड़क 4 लेन की बनेगी। और ये जो दार्जिलिंग मोड़ की समस्या थी, यहाँ पे जो है आगे माटीगाड़ा से लेकर के चंपासरी में जितनी भी जो ये ट्रैफिक की इश्यू है पूरी तरह समाप्त हो जाएगी, एक पहली बात। दूसरी अच्छी बात ये है कि NH10 का DPR तैयार था, उसमें कुछ इश्यूज थे, उसको दोबारा से रिवाइज किया। अभी दिसंबर में नया DPR प्रेजेंट होगा, वो केंद्र सरकार पे जाएगा और करीब करीब काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है उस पर खर्चा 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्चा उसके ऊपर में होगा। और दिसंबर के बाद उसका काम चालू होगा तो NH10 की पूरी तरह मरम्मत, रिपेयर और ऑल वेदर रोड बनेगा। इसी तरह कोरोनेशन ब्रिज, जो बार बार आप लोग का प्रश्न रहता है, कोरोनेशन ब्रिज का वो डिजाइन पार्ट बनाने के लिए टेंडरिंग हो गया है। जैसे ही वो टेंडर खुलेगा उसके बाद जो है वो केंद्र सरकार के पास भेज दिया जाएगा और वो काम भी जल्द से जल्द चालू होगा। चौथी खुशखबरी ये है कि जैसा मैंने बताया था, सिलीगुड़ी के चारों तरफ एक रिंग रोड का बनना अति आवश्यक है। आने वाले फ्यूचर के सिलीगुड़ी को देखते हुए उसका भी जो है DPR जल्द से जल्द तैयार होगा। सो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सिलीगुड़ी दार्जिलिंग इस क्षेत्र को लेकर के 5000 करोड़ से ज़्यादा रुपया केंद्र सरकार ने सैंक्शन किया है अलग अलग प्रकार के सड़क और हाईवे के लिए। ये 5000 करोड़ में वो बता रहा हूँ जो 25000 करोड़ से सिलीगुड़ी कलकत्ता के बीच में जो हाईवे बनेगा उसके अलावा बता रहा हूँ। सो काफ़ी मात्रा में जो है सड़कों का काम जो है पूरी से पूरी जाल बिछाने का काम जो है केंद्र सरकार की तरफ से होगा। और मुझे लगता है ये जो भी हुआ इसके कारण जो है ध्यान सबका आकर्षित हुआ है और इसका काम जल्द चालू होगा, इतना आश्वस्त मैं आपके माध्यम से। अभी अकाल वर्षा और जिस तरह से बाढ़ जैसी समस्याओं का सामना इस क्षेत्र को करना पड़ा, उससे हमारे क्षेत्र में काफ़ी बड़ी मात्रा में त्रासदी हुई है, नुकसान हुआ है और जान माल का भी नुकसान हुआ है। मैं आपके माध्यम से जो लोग जिन्होंने इस त्रासदी में अपनी जान गुमाई है, मेरी संवेदनाएं उनके प्रति है। और जो लोग घायल हुए हैं, मैं भगवान से यही कामना करता हूं कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हों। और आपके माध्यम से ये मैं बता देना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी और साथ ही कल ही मैंने प्रधानमंत्री जी को भी पत्राचार किया है और मैंने उनसे ये मांग की है कि जिन लोगों के घर टूटे हैं, बहे हैं इस पूरी त्रासदी में, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनके घर बनवाने का काम हो और साथ ही जिन्होंने जान गुमाई है या जो लोग घायल हैं उनको भी फाइनेंशियली हेल्प किया जाए। इस पूरी प्रक्रिया में एक चीज़ बड़ी स्पष्ट दिखती है कि राज्य की सरकार, टीएमसी सरकार कभी भी डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के सीरियस नहीं है। ये सब पता था, अनुमानित था कि भारी वर्षा और इस तरह की जो है लैंडस्लाइड होगी, उसके बावजूद भी जो उचित कदम उठाने थे उस तरह से पर्याप्त मात्रा में नहीं उठाए गए। उसकी वजह से इतनी बड़ी आपदा और त्रासदी हम सबको झेलनी पड़ी है। और इस तरह की जो आपदा होती है
हमें पता है कि नॉर्थ बंगाल और इस पहाड़ी क्षेत्र में खास करके ज़्यादा होती है। हमको और ज़्यादा तैयारी और सख्त रहने की आवश्यकता है। उसके बावजूद भी साफ साफ लापरवाही दिखती है। और ख़ास करके ये जो टीएमसी की सरकार है, कोई भी विषय नॉर्थ बंगाल से रिलेटेड होता है उसमें सिर्फ लापरवाही दिखती है। अम्फान तूफान आता है या कोई भी छोटी सी छोटी घटना साउथ बंगाल में होती है, वो एक नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाता है। लेकिन जब नॉर्थ बंगाल की आती है, पता नहीं नॉर्थ बंगाल की हम सब जनताओं ने क्या गुनाह किया है कि ममता दीदी हमसे इतनी नाराज़ है कि हमको एक भेदभाव की नज़र से ही हमेशा दिखती है। ये जो समस्याएं आती है लैंडस्लाइड की, ब्रिज टूटने की, क्योंकि ये पहला ब्रिज नहीं है जो बंगाल में टूटा है, इससे पहले भी बहुत ब्रिज टूटे हैं। उसका कारण एक ही है कि इस तरह से जो है यहाँ पे जो है बालू की स्मगलिंग होती है। ये स्मगलिंग को जो है टीएमसी की सरकार बढ़ावा देती है और ये स्मगलिंग रुक जाए तो इस तरह की घटना भी रुक सकती है। लेकिन समस्या ये है कि जैसे ये स्मगलिंग जो है रुक जाएगी, वैसे ही जो है नेताओं के जेब खाली हो जाएंगे, इसलिए नेताएं डरते हैं। और पूरे जितने भी मंत्री से लेकर के संतरी तक जो है पश्चिम बंगाल सरकार के लोग इसमें मिले हुए हैं। सिर्फ ये नदी नहीं, जितनी भी नदियां हैं पश्चिम बंगाल में, उसमें ये भू माफिया और जिस तरह से ये जो स्मगलिंग चलती है, ये बहुत बड़ा कारण है। सर, ये 25 दिन में आपने कहा कि ये बालासन पे लोहा का स्ट्रक्चर लगना शुरू हो जाएगा, 25 दिन में चालू हो जाएगा ये ब्रिज, तो ये काम कब से शुरू होगा सर? ऐसा है, मुझे लगता है 2-4 दिन के अंदर में स्ट्रक्चर तैयार, उसका डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। उसके बाद फैब्रिकेशन का काम चलेगा। आप ये मान के चलिए आज हो गया तारीख 23, यानी आज से 25 दिन बाद ये ट्रैफिक शुरू हो जाएगी।